सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ही इज़ द पीपल्स चीफ मिनिस्टर। सबसे बड़ा चेंज आया है पॉलिटिकल सिनेरियो में, और चीफ मिनिस्टर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में आज हमारे पास एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसको लोग मिल सकते हैं। एक साल में मोहन मांझी जितने उड़ीसा की जनता से, उड़ीसा के सिटीजन से, वोटर से मिला है, शायद नवीन पटनायक अपने 25 साल में नहीं मिला था। ये बात तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट, उससे भी दुगना मिले होंगे ये। वो आप ग्रीवेंस सेल बोलिए कि इनके रिपीटेड टूर बोलिए कि इनका बार बार जाना, कॉन्फ्रेंस कराना, वो बात अलग है। सरकार का काम है काम करना और लोगों के अंदर ये विश्वास भी जगाना कि हम काम कर रहे हैं। उस तरह अगर आप पूछोगे तो उन्होंने जो वादे किए थे, हम चारों कपाट खोलेंगे, हम रत्न भंडार का रिपेयर करेंगे, हम आभूषणों को वहाँ से हटाएंगे, हाँ एक ही चीज़ में है, उन्होंने गिनती नहीं की। ठीक है, उनको उन्होंने सेफली रिमूव तो कर दिया है, उसको गिन लेना चाहिए था। और पब्लिक के मन में जो, देखिए वोटर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप आके घुमा दोगे और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पर फिर भी पुरी मंदिर को थोड़ा अभी भी आज मैं देखूंगा उसको और व्यवस्थित करना है। पर हाँ, अगर एक पिछली सरकार इतना बढ़ा चढ़ा कर, हमको मालूम है जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, एमरजेंसी सब कुछ ही उन्हीं के नाम, सारी स्कीम सब, तो दूसरी सरकार ने आके चेंज किया। हर जगह जब मायावती थी यूपी में तो हाथी ही हाथी हो गए थे हर जगह। ठीक है, वो राउंड अबाउट हो, एयरपोर्ट हो, वो इंस्टीट्यूट हो, हर हो। तो जहाँ दुरुपयोग होता है वहाँ फिर सुधार के भी आते हैं। अब इन्होंने हर चीज़ को अगर सबुज और हरा रंग कर दिया था, हर चीज़ में एक ही थी, तो अब ये भी चाहेंगे कि हम भी अपना मार्ग छोड़ें। पर हाँ, मुझे लगता है ये पेटी पॉलिटिक्स है, इससे ऊपर उठकर। ठीक है, ओडिशा में बीजेपी सरकार तथा डबल इंजन सरकार को 1 बरस पूर्ण होना जा रहा है। इस खुशी में ओडिशा में एक महोत्सव मनाने जा रहे हैं, 1 बरस का खुशी। लेकिन आपको पता है इस बीजेपी सरकार जो 24 साल चल रहा था, सरकार को तिरस्कार करके आया है सामने। और सबसे पहले जो आया है इसमें अस्मिता को लेकर सामने आया है, और अस्मिता को लेकर वो भी सरकार कर रहा है। लेकिन सच में क्या जो अस्मिता को लेकर सरकार बना रहा है वो अस्मिता के साथ चल रहा है? इस विषय में आलोचना करेंगे। हमारे साथ हैं जो बोलते हैं वरिष्ठ राजनीति समीक्षक अनिल धीर सर। सर, आपको स्वागत करते हैं सूचना टीवी 24x7। अगर बीजेडी ओडिशा में हारा है तो केवल अस्मिता के लिए, क्योंकि अस्मिता का जो वार्ड है वो बीजेपी सरकार लाया था कि ओडिशा को अस्मिता चाहिए, क्योंकि उनका अभियोग था कि इससे पहले जो सरकार थे वो जो नॉन हिंदू थे, लेकिन हम जो करेंगे प्योर हिंदू को लेके करेंगे। ओडिशा का अस्मिता, ओडिशा में जन्म लेने वाला सब सरकार करेंगे, सब सचिव रहेंगे। कितना अस्मिता को माने हैं यहाँ पर? देखिए, कुछ हद तक तो हाँ, अस्मिता का एक ऐसा इशू था जिसको उन्होंने मेन प्लेटफॉर्म बनाया था। ये हर जगह नहीं था। ठीक है, ऐसे आप बोलोगे कि पूरे उड़ीसा में सारा इलेक्शन अस्मिता पर लड़ा गया था, मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ठीक है, जो थोड़ा हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ पर ये अस्मिता का सवाल इशू किया गया था। ज़्यादातर इशू किया गया था जब अपना पार्लियामेंट के इसमें MP सीट्स के लिए ज़्यादा किया गया था। बट पहले इलेक्शन होते हैं तो आप बोल सकते हैं कि उसका इफेक्ट इस पर भी हुआ गया था। देखिए, अस्मिता पहली वाली सरकार भी कम अस्मिता नहीं करती थी। उड़ीसा को सेंट्रल स्टेज लाना, वो अगर भाषा को उसने स्टेटस दिलवाया, वर्ल्ड कप हॉकी कराया, वो भी उड़ीसा को प्रोजेक्ट कर रहे थे। हाँ, एक बात है, बीजेपी सरकार का अस्मिता से ये इन्होंने अस्मिता बढ़ाएंगे ये नहीं किया था। इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये दिखाया था कि इससे पहले जो सरकार थी, जो बीजेडी सरकार थी, उन्होंने उड़िया अस्मिता को ठेस पहुंचाया है। कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको मेनली लेके पुरी मंदिर था, उससे उड़िया अस्मिता को ठेस पहुंची है। और थोड़ा सा ऐसा भी था कि बहुत नॉन उड़िया वो ब्यूरोक्रेट्स हों, कुछ बैकडोर माने बैक में जो कंट्रोल करते पॉलिटिशियन हो, जो सच भी था, वो लोग कंट्रोल कर रहे थे। ऐसे लोग थे जो जुड़े नहीं थे उड़ीसा की धरती में। इसका फ्लिप पार्ट मैं आपको ये बोलूँगा, बहुत सालों के बाद, शायद 30-40 साल में, बीच में शायद कुछ ही अंतराल में कोई हुआ होगा, उड़ीसा को एक पहला चीफ मिनिस्टर मिला है मोहन मांझी में, जो सचमुच ही ज़मीन से जुड़ा आदमी है। देखिए, मोहन मांझी जिस बैकग्राउंड से आए हैं और जो उनकी पॉलिटिकल उनका कैरियर पाथ रहा है, जो उनका पॉलिटिकल स्पायरल रहा है, वो बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक। मोहन मांझी उड़ीसा के लिए एक आइडियल चीफ मिनिस्टर इसीलिए हैं क्योंकि मोहन मांझी जानते हैं गरीबी क्या है, मोहन मांझी जानते हैं भूख क्या है, मोहन मांझी जानते हैं बेरोज़गारी क्या है,
मोहन मादी जानते हैं विस्थापन क्या है, मोहन मादी जानते हैं एक्यूट पॉवर्टी फिगर क्या है, हंगर क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है। मोहन मादी जानते हैं बेसहारा और बेबस की आवाज़ कैसे नहीं पहुंचती थी। ठीक है, ये बात मैं सीधा कहूँगा कि मोहन मांझी जो चीफ मिनिस्टर है, एक पहला चीफ मिनिस्टर हुआ है जिसको द एसेंस ऑफ उड़ीसा, जो आज भी हम अपना गरीब राज्य हैं, कुछ भी हम कह लें, ठीक है, उनको पता है। ये नहीं है सिल्वर स्पून अपने मुंह में डाल के कि इनके कोई फादर पॉलिटिशियन नहीं थे, ये को बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से नहीं आए थे, ये कोई कोस्टल रीजन के आदमी नहीं थे, ये कोई जनरल कास्ट के आदमी नहीं थे। एक आदिवासी शिक्षित और बहुत ही नीचे वाले स्तर से आया हुआ, गांव छोटे छोटे कस्बे से आया हुआ आदमी इस लेवल तक है, उसको उड़ीसा के सिटीजन्स की प्रॉब्लम से वो अवगत है। मोहन मांझी जब बात करता है कि मैं बेरोज़गारी दूर करूंगा, गरीबी दूर करूंगा, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीय होता है। देखिए पॉलिटिशियन तो हर जगह बड़े प्रॉमिस करते हैं, पर मोहन मांझी जब कहता है और जो उसका प्रोफाइल है एक विश्वास का पात्र बनता है, बाकी पॉलिटिशियन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक फ़र्क मैं कहूँगा है। हाँ, अस्मिता कुछ हद तक काम की थी। देखिए अस्मिता इलेक्शन जीतने के लिए, उसके बाद अस्मिता यही होती है कि आप बेरोज़गारी कैसे दूर करोगे, भूख कैसे लोगों की दूर करोगे, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब सेक्टर में कैसे आप पिछले वर्गों को, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, देखो सरकार उन्हीं की है। आज की डेट में कितने 10% इलीट होंगे जो वेल ऑफ है, 90% इस उम्मीद और इस आशा से इस सरकार को लाए हैं कि हमारे ज़िंदगी में कुछ सुधार होगा, कुछ परिवर्तन होगा। और ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मोहन मांझी चीफ मिनिस्टर उड़ीसा में ये सब ऐसा उम्मीद की किरण जागी है। देखिए 1 साल का जो है ना, 1 साल में रिपोर्ट कार्ड, आप सरकार को 1 साल के लिए रहते हैं, 5 साल के लिए रहते हैं, तो हर साल का रिपोर्ट करना, कोई रिपोर्ट कार्ड बनाने की एनालिसिस करना। हाँ, हो सकता है हाफ वे मार्क में, जब 2.5 साल हो जाएंगे आप देखोगे हमने यहाँ तक पहुँचे, आगे क्या, द रोड बिहाइंड द रोड अहेड, अगर एक एनालिसिस किया जाए। 1 साल बड़ा कम शॉर्ट पीरियड है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपने जब सत्ता संभाली यहाँ पर, तो किससे संभाली? एक ऐसा वेल एंट्रेंच्ड, पूरा बीच में जिसको बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से, जिसने अपनी पकड़ बना रखी थी, एक ऐसी सरकार जो 25 साल से थी, जो हर लेवल में, कई उड़ीसा के यूथ ने, कई लोगों ने तो और कोई सरकार देखी ही नहीं थी। अब ये सरकार चलाना जैसे बहुत बड़ी रेलगाड़ी होती है, आप उसका सडन स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ब्रेक भी लगाओगे तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी जो मालगाड़ियाँ हैं वो 4-5 किलोमीटर बाद ही रुकती हैं। तो अगर लोगों की उम्मीद थी, वोटरों की उम्मीद थी कि बीजेपी आएगी और फिर मोहन मांझी आएंगे तो साथ साथ ही सब कुछ पलट जाएगा, ये उम्मीद भी गलत है। हाँ, बहुत उन्होंने प्रयत्न किए हैं, आते साल ही किए हैं, और इसके बाद मुझे लगता है 1 साल में काफ़ी उन्होंने विश्वास लोगों का पाया है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ही इज़ द पीपल्स चीफ मिनिस्टर। सबसे बड़ा चेंज आया है पॉलिटिकल सिनेरियो में, और चीफ मिनिस्टर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में आज हमारे पास एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसको लोग मिल सकते हैं। 1 साल में मोहन मांझी जितने उड़ीसा की जनता से, उड़ीसा के सिटीजन से, वोटर से मिला है, शायद नवीन पटनायक अपने 25 साल में नहीं मिला था। ये बात तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट, उससे भी दुगना मिले होंगे ये। वो आप ग्रीवेंस सेल बोलिए कि इनके रिपीटेड टूर बोलिए कि इनका बार बार जाना, कॉन्फ्रेंस कराना, वो बात अलग है। सरकार का काम है काम करना और लोगों के अंदर ये विश्वास भी जगाना कि हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें मोहन मांझी बहुत सफल हुए हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये होगी कि अब उड़ीसा की जनता को ये मालूम है कि हमारे पास एक बंदा है, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो हमारी सुनेगा, अगर ज़रूरत पड़े हमें मिलेगा, हम जाके उसको मिल सकते हैं। वो ग्रीवेंस को भी आप अगर एक स्टंट बोल सकते हैं, पर इतना भी हमने देखा है, उन्होंने जो परसेंटेज भी कर रहे हैं, अगर लोगों का काम नहीं हो रहा होता तो इतनी भीड़ क्यों होती? ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, पहले तो 1 साल का कोई ऐसे रिपोर्ट कार्ड बननी नहीं चाहिए, ये गलत है। पर अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि मोहन मांझी सरकार तकरीबन फुल मार्क से ही उनका 1 साल का उन्होंने ये पूरा किया है। सर, और एक प्रश्न रहता है कि पूरी का घटना देखते हैं, पिछले रथ यात्रा में बहुत कुछ हादसा देखने को मिला था। जैसे कि राज्यपाल का बेटा ने व्यवहार दिखाया था, खराब व्यवहार दिखाया था एक पीए को, राज्यपाल के पीए को। उसके बाद में बलभद्र जो हमारे देवता हैं, तो उनका भी मूर्ति गिरा डाले थे।
और इसके साथ रत्न भंडार भी खोलने का बात कहे थे। देखिए मैं कहूँगा, एक तो महाप्रभु जगन्नाथ एक आस्था के प्रतीक हैं, ठीक है। खाली उड़ीसा के नहीं, भारतवर्ष नहीं, दुनिया भर में वो एक अलग किस्म के भगवान हैं, ठीक है, जो अपने भक्त और भगवान का कनेक्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ, हर बहुत भगवान है हमारे, तो अलग अलग भगवानों को मानते हैं, अलग अलग तीर्थ हैं हमारे, अलग अलग धाम हैं, बट पुरी इज़ अ स्टैंड अपार्ट धाम, ठीक है। और रही बात कि वो बलभद्रा गिर गया था, एक्सीडेंट था, देखिए वो उससे बहुत बातें नहीं बनानी चाहिए, पहले भी हुआ है, गलती होती है। उसको लेके विरोधी पार्टी बहुत, देखिए विरोध, इफ़ यू प्रोटेस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्टिंग, विरोध करने के लिए विरोध करोगे तो ये अच्छा नहीं है। वो जो विराट हुआ था, जब नवकलेवर हुआ था, वो तो इससे कई गुना ज़्यादा था, ठीक है, मेरा ये कहना है। हाँ, भगवान का नाम काफ़ी हद तक यूज़ हुआ था इलेक्शन में, सक्सेसफुली यूज़ हुआ था, काफ़ी परसेंटेज ऑफ वोट इसीलिए भी हुए थे, पर ठीक है, मुझे लगता है भला गलत हो, इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के अलग हो, पर हर पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में धर्म कर रही है। अगर बीजेपी भी वापस सत्ता में सेंटर में आई थी तो इशू ही लेके आई थी, वो राम जन्मभूमि हो, वो रथ यात्रा हो अडवाणी जी की, जो भी है। तो अब एक नॉर्म हो गया है, आप जितना भी मना करो आप इसको, हाँ कुछ जो ब्लैटेंटली होता है, मूर्ति पकड़ के घूमना और ये सब जगन्नाथ के नाम में, ये गलत है। क्योंकि मोहन मांझी सिर्फ, आपने जैसे कहा, मोहन मांझी अभी पूरे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ जगन्नाथ भक्तों के चीफ मिनिस्टर नहीं है कि हिंदुओं के चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो पूरी जनता, उड़ीसा की जनता के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, अगर हम इलेक्टेड प्रोसेस में करें। हाँ कुछ हुआ था उस टाइम, हमें पता है। देखिए पुरी का रथ यात्रा और पुरी का मंदिर, इसका संचालन करना कोई सहज चीज़ नहीं है, ठीक है, इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इतने लोगों का झमघट आना रथ यात्रा के टाइम, और वो मंदिर जो प्राचीन काल का मंदिर है। देखिए अब मंदिर की दुर्दशा है, अवस्था अच्छी नहीं है, हमें भी पता है, पर वो कारणवश उसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हो। एक तो पुराना हो चुका है 600, 700, 800 साल, उसके बाद क्लाइमेट चेंज से ये सब बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं। हाँ, और प्रयत्न ले जाना चाहिए। उस तरह अगर आप पूछोगे तो उन्होंने जो जो वादे किए थे, हम चारों कपाट खोलेंगे, हम रत्न भंडार का रिपेयर करेंगे, हम आभूषणों को वहाँ से हटाएंगे, हाँ एक ही चीज़ में है, उन्होंने गिनती नहीं की, ठीक है, उनको उन्होंने सेफली रिमूव तो कर दिया है, उसको गिन लेना चाहिए था। और पब्लिक के मन में जो, देखिए वोटर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप आके घुमा दोगे और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, पर फिर भी पूरी मंदिर को थोड़ा अभी भी, आज मैं देखूंगा, उसको और व्यवस्थित करना है, ठीक है। व्यवस्थित करना मतलब क्या है, भक्तों को वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए। बार बार हम टीवी में देखते हैं, देखिए कोई पुलिस का दुर्व्यवहार हुआ, कहीं पंडों का दुर्व्यवहार हुआ, क्राइम रेट थोड़ा पुरी में बढ़ रहा है। उसका तो डायरेक्ट कारण मैं इस सरकार को कभी भी नहीं बोलूँगा, ये पिछले सरकार ने जो ब्यूटिफिकेशन स्कीम में करोड़ों रुपए इधर उधर बांटे थे, वहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। जो मठ तोड़े थे 22, ये सब तोड़े थे, उसका आफ्टर इफेक्ट हम आज देख रहे हैं। कल भी कोई मर्डर हुआ है, ये हुआ है, जहाँ बहुत पैसे आते हैं वहाँ ये बात होती है। हाँ, पुरी का उन्होंने, जगन्नाथ जी का उन्होंने, मैं बोलता हूँ, सहारा लिया था, सक्सेसफुली लिया था, इलेक्शन जीत गए हैं, अब तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। और जो पेंडिंग काम है जगन्नाथ जी के, हम यही उम्मीद करेंगे, जब आपने इतना कुछ कर दिया है तो उसको आगे करके भी व्यवस्थित करें। जो गरीब आता है, भक्त आता है जगन्नाथ जी का, उसका रहना, उसको फ्री में खाना देना, कुछ कुछ कदम उठाए हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं उठाए हैं, उसको रखना और पुरी को एक और पिलग्रिम फ्रेंडली जगह बनाई जाए, मैं ये कहूँगा। सर, अमित शाह जब चुनाव के पहले आए थे तो बोल रहे थे रत्न भंडार की चाबी के बारे में, क्योंकि रत्न भंडार का चाबी अगर किसी के पास होगा, अगर वो पाताल में होगा तो हम उसको ढूंढ निकालेंगे। देखिए मैं कहूँगा, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लोगोगे, रत्न भंडार इशू को ब्लो आउट करा गया था, कोई सोना मिसिंग नहीं है, जगन्नाथ जी का कोई भी आभूषण सोना कोई ले नहीं सकता है, जब काउंट भी होगा तो सारा मिल जाएगा। हाँ, इसके लिए मैं बहुत हद तक करूँगा, पिछली सरकार को ऐसा सीक्रेट नहीं रखना चाहिए था। मुझे लगता है जगन्नाथ जी की कोई भी बात सीक्रेट नहीं रहनी चाहिए थी। अभी भी जो रत्न भंडार गिने जाएंगे उसको नेट में डाल दो, ये हमारे पास है। तो अगर ये एक ऑरा ऑफ डाउट, एक मिसट्रस्ट का, डिस्ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर हुआ था, उसके लिए बीजेडी सरकार ही दायी थी और उसका उन्होंने कैपिटलाइज किया। अमित शाह ने को हर जन ने बोला वो चाबी पेश कर देते, वो उनके दौरान कभी भी खोल सकते थे, ऐसा नहीं था। उनकी तो पूरी सहमत थी, कोई उनकी इतनी बहुमत थी कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था। अब उन्होंने नहीं किया, उसका दंड भोगा उन्होंने, और वो हमने देखा ही कैसे काफ़ी हद तक ये भी एक कारण था, और वो भी जो इन्होंने पूरी में तोड़ वोड़ की थी, भला उनका इंटेंशन अच्छा था कि हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे, परिक्रमा बनाएंगे, पर वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए था।
और मैं कहूँगा उसका अंजाम उन्होंने भोगा। सर, लोगों का रिएक्शन था, हम ले रहे थे कि 1 साल में बीजेपी ने किया क्या, बस लोगों का देखिए, कहना था कि रंग और नाम बदलने से वह कुछ हद बीजेपी तक किया देखिए, है क्या? ये एक जो फेनोमेना है ये पैन इंडिया है। वो जब डीएमके आती है, एआईडीएमके आती है, या कहीं दूसरी सरकार आती है, अकाली आते हैं, वहाँ आप आई, जब कांग्रेस आई, हर जगह जब आता है मैं तो पर्सनली आप मेरे से पूछूंगा ये गलत है, मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होता है, ये चिटपुट चीज़ें हैं। पर हाँ, अगर एक पिछली सरकार इतना बढ़ा चढ़ा कर, हमको मालूम है जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, एमरजेंसी सब कुछ ही उन्हीं के नाम, सारी स्कीम सब, तो दूसरी सरकार ने आके चेंज किया। हर जगह जब मायावती थी यूपी में, तो हाथी ही हाथी हो गए थे हर जगह, ठीक है, वो राउंड अबाउट हो, एयरपोर्ट हो, वो इंस्टीट्यूट हो, हर हो। तो जहाँ दुरुपयोग होता है वहाँ फिर सुधार के भी ये आते हैं। अब इन्होंने हर चीज़ को अगर सबुज और हरा रंग कर दिया था, हर चीज़ में एक ही थी, तो अब ये भी चाहेंगे कि हम भी अपना मार्ग छोड़ें। पर हाँ, मुझे लगता है ये पेटी पॉलिटिक्स है, इससे ऊपर उठकर, ठीक है, निकलना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को कि ये शॉर्ट टर्म है, आपने नाम बदल दिया, रंग बदल दिया, तो ये 2-4 दिन का ही इसकी महिमा मंडल होती है, लोग भूल जाते हैं। देखिए, पीपल विल जज यू बाय द वर्क यू डू। आपने रंग बदला कि नाम बदले, उससे लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपने क्या काम किया, क्या आपने गरीबी दूर करने के लिए काम किया, क्या भुखमरी दूर करने के लिए काम किया, गरीबों के लिए क्या किया, यही चीज़ें हैं जो हमेशा लोगों के मन में रहेगी। और फिर जब इलेक्शन आएंगे, आप इलेक्शन में ये थोड़ी बोलेंगे हमने रंग बदल दिया और हमने नाम बदल दिए थे। दैट कैन नॉट बी द इलेक्शन एजेंडा। इलेक्शन में वही होगा, हम क्या बोल के आए थे, हमने क्या किया, पूरा किया कि नहीं किया, और अगले इलेक्शन में क्या करेंगे, वहाँ तक मुझे लगता है ठीक है। देखिए, 25 साल के बाद एक सरकार आई थी। अब इतना भी याद रखिए, मोहन मांझी सरकार, भारत की जितनी सरकारें हैं बीजेपी की, उसमें एक एक्सक्लूसिव क्यों है कि जैसे एक नई क्रिकेट टीम थी, सारे प्लेयर ही नए थे, 1-2 को छोड़कर, ठीक है, और सारे नए बंदों को लेके, कुछ तो फर्स्ट टाइमर थे, अगर आप उनको लेके भी 1 साल एक स्थिर सरकार चला सके, मैं बोलूँगा ये भी बहुत बड़ा फेदर इन द कैप है मोहन मांझी की। कोई आसान काम नहीं था। देखिए, सब इनएक्सपीरियंस थे, सबका तजुर्बा नहीं था, सिवाय 2-4 के। मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तजुर्बा नहीं था तो वो काबिल नहीं थे, काबिल भी थे, पर उसको लेके चलाना, कोई दूसरी जगह जो सरकारें आई हैं वहाँ सब वही पुराने फिर आ गए हैं, कुछ नए आ गए हैं, देयर इज़ अ मिक्स। यहाँ तो बिल्कुल ही सब नए थे, ठीक है। और मैं कहूँगा अगर इसको भी एक फैक्टर लिया जाए, ठीक है, आप वो हैंडीकैप दिखाया जाता है जब आप कोई बहुत गेम है, हैंडीकैप, किस हैंडीकैप से आप खेल रहे हो, इनका बहुत हैंडीकैप था। उसके बाद भी मैं कहूँगा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लेवल में है। आज उड़ीसा पिछले 1 साल में मैं कहूँगा तो भारत के मानचित्र पे और उड़ीसा का रेलेवेंस, अब मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में भी जो बाहर गए हैं, 4 MP हमारे बाहर गए, कोई छोटी बात नहीं है कि किसी राज्य के भी इतने लोग नहीं गए होंगे, ठीक है। तो ये भी ये बात भी दर्शाती है कि हाँ, उड़ीसा को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं, सीनियर MP गए हैं, अपराजिता षडंगी गए हैं, सस्मित पात्र गए हैं, अपना ये गए हैं, हाँ भर्तृहरि महताब, हाँ भर्तृहरि महताब, और अपना पंडा, बैजंत पंडा, ठीक है। आप हाल ही में देखिए, भर्तृहरि महताब को पहली दफ़ा शायद वो पार्लियामेंट्री गौरव अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो ये सब उड़ीसा को जो जानवे पिछड़ा स्टेट है, ये है वो है, इससे डिस्पेल होगा। देखिए, इससे पहले 25 साल तो वही नवीन बीजेडी बीजू, जहाँ जाओगे उड़ीसा में इसके सिवा और कुछ नहीं था। एटलीस्ट अभी वो तो चेंज हुआ है, ठीक है। मैं पिछली सरकार पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो थे, अगर उनको लोगों ने इलेक्ट किया था, कोई डिक्टेटर थोड़ी थे कि ज़बरदस्ती करते थे। तो मेरा ये कहना है, 1 साल में उड़ीसा का नाम इन्होंने भारतवर्ष में और कुछ हद तक इंटरनेशनली भी आगे ही लाए हैं, ठीक है। वो उन्हीं के दौरान तो सब इश्यूज़ भी हुए थे। पिछली सरकार के दौरान ही दारा सिंह इशू हुआ था, पिछली सरकार के टाइम ही स्वामी रखानंद सरस्वती हुआ था, कितना कुछ हुआ। ये उनकी उपलब्धि भी है, कितने बड़े बड़े साइक्लोन हुए थे, मैं ये भी नहीं कहता हूँ। पर हाँ, ऐसा 1 साल में अगर आप देखोगे तो जैसा लोगों की उम्मीद थी कि ये होगा, कम्युनल स्ट्राइक होगा, ये होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सबकी सरकार है, ठीक है। और जो भी इनके मैनिफेस्टो में था, जहाँ तक हो पा रहा है 1 साल में इन्होंने पूर्ण किया है। मैनिफेस्टो पे लिखे थे सुभद्रा योजना के बारे में कि हम 2 साल में देंगे। देखिए, हाँ, ये एक बात है। अब वो 5-5 हज़ार करके देंगे तो वो
खुचरा पैसा मिलने से कुछ ऐसे खास फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए, दो बात है, वो बहुत बड़ी स्कीम थी, शायद भारतवर्ष में किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी स्कीम 50,000 हर जने को देंगे किसी ने अनाउंस भी नहीं की थी और आते ही इम्प्लीमेंट करने भी शुरू नहीं की थी। इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। बाकी देखिए, इलेक्शन के टाइम जो प्रोमिसेस होते हैं हर सरकार करता है। अभी मैं उदाहरण बाकियों के भी दे सकता हूँ, पर ये कोई वो कंपैरिजन नहीं है। मैं फिर भी कहूँगा, अगर पहले साल में उन्होंने 2 किश्तें बांटी हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होता कि इसको 4 किश्तें कर देते, क्योंकि जो हिताधिकारी है जिसको पैसा मिलता है, अब 5,000 कहाँ जाएगा, वो खुद जाएगा। अगर उसको 10,000 भी मिलता है किसी काम में लगते, या सरकार ऐसे भी कर सकती थी कि उनको नहीं विड्रॉ करके उसको फिक्स डिपॉजिट में रखे, जब 25,000 हो जाएगा तब ही वो विड्रॉ कर सकते हैं, उन्हीं के नाम में रखे, ठीक है, एक एस्क्रो अकाउंट में रखे। तो पर फिर भी ठीक है, सरकार के अपने कंपल्शन है। देखिए, इन एनी वे अगर आप पैसा बांट रहे हो कि ऐसी स्कीम में कर रहे हो, ये भी एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। उड़ीसा में बहुत ऐसे प्रांत हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एक महिला के लिए 5,000 रुपये एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट होती है, 500 रुपये भी एम्पावरमेंट होती है। हमने देखा पिछली सरकार ने जो SHG स्कीम बनाई थी, ठीक है, उसमें तो हमको पता है कितना उसमें वो लोग फ़ायदा उठाए थे। लेकिन विरोधी बोलते हैं कि 28 रुपया दिन में आ रहा है, 28 रुपये में क्या खाएंगे, गुलगुला खाएंगे या बारा खाएंगे, क्या नहीं, खाएंगे? तो फिर आप ऐसा क्यों देखते हैं? मैं यही कहूँगा, सरकार इसमें थोड़ा सा सुधार ला सकती है, ठीक है। उनको पैसा दे दे पर वो विड्रॉ ना कर सके, ठीक है, वो रखें जब तक 25,000 होगा। तो भी किस काम पर, ये देखिए, ये सरकारी स्तर पे अगर नहीं देंगे तब भी उस पर आलोचना होगी, ये होगा। और जो इलेक्शन प्रॉमिस था, मैं ये कहूँगा कि मोहन मांझी मैंने इस चीज़ पर डटे हैं कि हमने जो जो प्रॉमिस किया था वो हम डिलीवर करेंगे। भाई भला उसका थोड़ा फॉर्म एंड फिगर चेंज कर दिया है, उस टाइम तो इन्होंने नहीं कहा था कि हम 5 साल में बांटेंगे। अब ठीक है, अब बढ़ ही रहा है, लोगों का एक्सेप्टेंस है। और ये भी एक प्लस पॉइंट है कि हर जो सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी का भी वादा किया था। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया तो था, पर अब उसको थोड़ा डाइल्यूट किया है कि आप उसको लगाइए, ये करिए, वो करिए। कुछ जगह में मुझे पता है, पर ऐसा कोई कारण नहीं है कि सरकार आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। वी आर इलेक्ट्रिक सरप्लस स्टेट, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल पे बहुत थ्रस्ट दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी पे बहुत थ्रस्ट दिया जा रहा है। अगर वो इमीडिएट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, 4 साल पड़े हैं अभी, ऐसा कुछ नहीं है कि शायद उससे भी कुछ बेहतर सरकार करे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी सुभद्रा जो भी है, ये सब मैंने ये अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए होना चाहिए, ठीक है। मेरा ये कहना है, जो टारगेट है उनके लिए होना चाहिए। भला आप उनको ज़्यादा दे दो, तो प्रयत्न कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार वादा फिरोश्ती करेगी, वो ज़रूर वादा फिरोश्ती करेगी। उनको हो सका अभी नहीं, बाद में देगी ही देगी। जैसे पूर्व सरकार थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे नवीन पटनायक, वो जो भी डिसीजन लेते थे एक ही आदमी लेते थे, वन मैन आर्मी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, पर इसमें आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस बोलेंगे। नए आदमी हैं, इनको कुछ जो कभी MLA भी नहीं थे और उनको आज मंत्री बना दिया गया, तो ऐसे थोड़े माइनर हिकअप्स होंगे। पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई गंभीर कॉन्ट्रा किसी ने, कोई मंत्री ने कुछ बोला और फिर पलटवार किया हो। देखिए, ये मुझे ज़्यादातर नहीं लगता है। तो पिछली सरकार में भी होता था, वहाँ तो मंत्रियों की आवाज़ नहीं थी, वो तो ये बोलते थे हमारी कोई सुनता भी नहीं है। एटलीस्ट यहाँ तो वो नहीं है। मैं यही कहूँगा, कुछ बहुत अच्छे मंत्री हैं, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा। आज की डेट में अगर रिपोर्ट कार्ड तो वैसे बननी नहीं चाहिए, पर बननी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कुछ नॉन परफॉर्मर्स हैं। देखिए, मोहन मांझी एक टीम के लीडर हैं। उनका एक ये है, गाड़ी जिसके 20 चक्के होते हैं, सारे चक्के घूमेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर 1-2 चक्के भी जाम हो जाएंगे, या तो चक्के को निकलना पड़ेगा या गाड़ी रुक जाएगी। तो मेरा ये कहना है, सीरियस रिव्यू करें। बहुत अच्छे मंत्री हैं उनके, जो बहुत कुछ काम कर रहे हैं। पर ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, और दूसरे लोग काफ़ी काबिल लोग हैं, उनको ले लेना चाहिए, ठीक है। उनको भी मौका देना चाहिए। एक तो फिर इनर पार्टी स्ट्रेंथ भी होती है। अब जो जीत के आया है काफ़ी, मैं नाम भी ले सकता हूँ, पर उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। पर ऐसे भी आदमी हैं जिनको उन्हें लगता भी है, और पार्टी में भी लगता है कि उनको उनको नहीं लिया गया है इंपॉर्टेंस में, उनको साइड लाइन में उनको लेना चाहिए, मैं ये कहूँगा। बट ये हर पॉलिटिकल पार्टी का है। आप सेंटर में भी देखिए, कोई मंत्री की क्या इच्छा होती है, कोई कुछ बोल देता है, कोई उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है पार्लियामेंट में भी। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, और बीजेपी में थोड़ा ज़्यादा होता है ये। सर, बीजेडी के कुछ विरोधी नेता हैं, बोल रहे हैं कि अभी ऐसा दिखना मिल रहा है कि 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। ठीक है, ये सुनिए, ये इससे उड़ीसा का संदर्भ में गलत है। आप नेशनल लेवल का
जो पॉलिटिक्स है वो किसी नेशनल डिबेट में बात करेंगे, ठीक है। अब ये वाली बात वो क्या असम में बोल सकते हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये वाली बात गोवा में बोल सकते हैं, ठीक है, ये वाली बात एमपी में बोल सकते हैं। तो ये ऐसा बोलना करना, ठीक है, पॉलिटिक्स में कुछ पावरफुल लोग होते हैं, यू नो। लेकिन उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है, जैसे पारादीप पोर्ट हो या गोपालपुर हो, उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। देखिए, एक पोर्ट की एफिशिएंसी आज की डेट में, पारादीप तो प्राइवेटाइज नहीं है, पर पारादीप भारत का एक बहुत बड़ा पोर्ट बनने वाला है। और रही बात की जो प्राइवेटाइजेशन में, देखिए पोर्ट का चलाना, हमने जो अपना एग्जांपल देखा है, प्राइवेटाइज करने के बाद ही फ़ायदा हुआ है, भला वो अडानी ने लिया हो या किसी और कंपनी ने भी लिया हो, ठीक है, हमने खुद देखा है। उसके बाद बहुत आजकल क्या हो रहा है, सरकारी स्तर पे जो पोर्ट्स हैं उनका मॉडर्नाइजेशन लेवल, ऑब्सोलेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है। अभी आप हाल ही में कल सबसे बड़ा दुनिया का जहाज आके वहाँ केरला का पोर्ट में लगा है, ठीक है। तो उसको आपको अगर प्राइवेट सेक्टर ही है जो अपग्रेड करता रहेगा, ठीक है, हमेशा जो बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, इट विल कीप पेस। आप अभी कोई गवर्नमेंट का रन हो, यू नो, अगर सरकार चला रही हो, एक पीएसयू के तौर पर चला रही हो, तो वो इतना संभव नहीं है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो आप भी देख रहे हो, ठीक है। कुछ लोग जाते हैं इसलिए क्योंकि ठीक है अप टू दी मार्क रहते हैं, नई मशीन तुरंत खरीदे, उन लोग का ऐसे रेड टेपिज्म नहीं है। हाँ, और भारत में, और ये जो स्पेशल जो भारत वाला स्कीम जो हम लोग की है पोर्ट्स का जो है, उड़ीसा का आने वाले दिनों में उड़ीसा एक मेजर प्लेयर होगा इन पोर्ट सेगमेंट। आज भी डेट में पारादीप इंडिया का वन ऑफ द फॉरमोस्ट पोर्ट्स बनने जा रहा है इन कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द वेदर कंस्ट्रेंट। देखिए यहाँ पर हमारा साल में 1-2 महीने तो मौसमी ये फिर भी ये है। तो अगर आपकी पॉलिसी है कि हम प्राइवेट पोर्ट अलाउ करेंगे नहीं, वो अलग बात है, पर जब आप अलाउ करते हैं तो फिर उड़ीसा में क्यों सिंगल आउट करेंगे कि यहाँ गवर्नमेंट ही, हमने देखा है। तो पारादीप पोर्ट भी बहुत सालों से नुकसान में था, अभी ही टर्न अराउंड हुआ है। तो आई डोंट थिंक ये एक इशू है। सर, 1 साल के अंदर इंडस्ट्री पॉलिसी कितना डेवलप हुआ? देखिए, आते ही इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे गुरुत्व लिया। हमें पता है पहले कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की, फिर बॉम्बे में की, सिंगापुर में की, यहाँ पर भी बनाया, और प्रवासी भारत को दूसरे भी लोग आए। देखिए, इन सब चीज़ों में बहुत बिग टिकट प्रॉमिस होता है। सब लोग कहते हैं MOU का कोई मतलब नहीं होता है, वो सफ़ेद कागज़ है, ठीक है, मैं दूंगा, आप लोगे, आप कोऑपरेट करोगे, सरकार कुछ देती है। पर देयर आर 4 or 5 सीरियस प्रोजेक्ट्स, वो ArcelorMittal का प्रोजेक्ट है, ठीक है, JSW का जो EV प्रोजेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नराज में जो होगा, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। देखिए, अगर वो आएगा तो एक पूरा बड़ा गेम चेंजर होगा। और वो जो हमारा भुवनेश्वर में जो हमने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था, इसको अपना ये वैक्सीन का, ठीक है, वो भी इंडिया का एक मेजर प्रोजेक्ट होगा अगर वो तीनों आ जाएं। हाँ, इतना मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी कुछ मिलता हूँ, इंडस्ट्री में एक कॉन्फिडेंस बड़ा है उड़ीसा पे। मोहन मांझी जब जाते हैं, जैसे मैंने फिर कहा, प्लेन स्पीक है, वो कोई हाई फंडा बात नहीं करते हैं, इधर डाउन टू द, उनका वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उनको देख के थोड़ा बड़ा है। लोगों के इंडस्ट्रियलिस्ट में जो बिग टिकट इन्वेस्टर हैं, उनको लगता है मोहन मांझी सरकार सीरियस है। पहली सरकार भी थी, मैं मना नहीं करता हूँ, पर वहाँ पर अनाउंसमेंटें बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है, काम बहुत धुआं थोड़ी सी आग होती थी। बट ये जो इन्होंने अप्रोच पर, हाँ, मैं इसमें कहूँगा कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएं। काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा, अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरी विश लिस्ट होगी, मोहन मांझी जी को, हमारे 2 एयरफील्ड हैं बहुत बड़े बड़े जो प्राय डिफंक्ट पड़े हैं, एक है राजगोविंदपुर अमरदा रोड, और आज की डेट में 4 बटिया भी डिफेंस और यूज़ नहीं कर रहा है। इन दोनों को अगर MRO, मेंटेनेंस रिसर्च एंड ओवरहॉल, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए कर दें, ये उड़ीसा के लिए एक गेम चेंजर होगा। 25 से 30 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है ये। आज की डेट में हमारे सारे हवाई जहाज सिंगापुर या हांगकांग या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्योंकि एक जो बड़ा जहाज़ है उसका हर 5-6 हज़ार घंटे में जो जहाज़ के टुकड़े टुकड़े होते हैं और फिर जोड़े जाते हैं, उसको ओवरहॉल मेंटेनेंस बोलते हैं। ये इंडिया में फैसिलिटी है नहीं, ये सब बाहर जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज खर्चा होता है। हमारे पास इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, तो इतने डिफंक्ट एयरपोर्ट पड़े हैं जहाँ 100 जहाज आके पार्क हो सकते हैं। एक नंबर 1 वो है। नंबर 2, वो बड़ा एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंट ही उसमें बहुत है। एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी ये है कि ये जो सिंगापुर, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में 30% जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हैं वो भारतीय हैं। इंडियंस आर वर्किंग अब्रॉड एंड सर्विसिंग इंडियन प्लेन्स देयर। क्यों नहीं वो वापस आएंगे? बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव इंडस्ट्री होती है। दूसरा, ग्रीन शिप बिल्डिंग। आज की डेट में इंडिया में
आलंग में शिप ब्रेकिंग है, मैंने हज़ारों करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। हमारे पास जो चांदीपुर है वहाँ पर नेचुरल ही ऐसा है कि एक जहाज़ अंदर आ सकता है, और दुनिया भर में ये एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट हॉटस्पॉट होता है जहाँ शिप ब्रेकिंग। हम एक पूरा नया फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं जो पूरा ग्रीन होगा, मीटिंग ऑल एनवायरमेंटल नॉर्म्स। और आने वाले दिनों में शिपिंग जैसे बढ़ रही है, ये एक मेजर इंडस्ट्री होगी। अभी बांग्लादेश कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तुर्की करता है, हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके देश की अगर हम एक अच्छी से इस्टेब्लिश करेंगे विद द नॉर्म, शुरू से ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर उड़ीसा के लिए हो सकता है। ये दो हैं। बाकी फूड प्रोसेसिंग में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स में कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल में कर रहे हैं, अभी गारमेंट में भी उड़ीसा सेंट्रल स्टेज में आ रहा है। एक और इंडस्ट्री है जो मोहन मांझी जी करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिवर्स माइग्रेशन होगा। जो हमारा यहाँ से दादन खटने के लिए बाहर जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, यहाँ पर जेमस्टोन पॉलिशिंग यूनिट शुरू करें। जब सूरत में 4 लाख आदमी वहाँ जेमस्टोन पॉलिशिंग करते हैं, जेमस्टोन पॉलिशिंग के लिए क्या चाहिए? खाली एक बिल्डिंग चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। इतने एयरपोर्ट खोल लिए आपने, यहाँ के मजदूर जाके वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, वो अपने घरों में तो और कम में काम करेंगे उनके गांव के पास। अगर साउथ उड़ीसा में जेमस्टोन पॉलिशिंग एंड दिस थिंग इज़ खाली उसमें नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, सेमी स्किल्ड, उसमें ट्रेनिंग मिल सकती है, और 4-5 लाख हमारे आदमी काम कर रहे हैं, तो यहाँ ही क्यों ना करें? कितना हमारे स्टेट की इकोनॉमी को बूम होगा। काफ़ी चीज़ें दे आर ओपन, हम जो जाते हैं वो आइडिया और सजेशंस के लिए ओपन है। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन उड़ीसा के इकोनॉमी में आ सकता है। सर, राज्य प्रभारी के हिसाब में हरियाणा का हो या उत्तर प्रदेश का हो, काफ़ी नाम हो चुका है, 3 बारी मंत्री हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का। तो धर्मेंद्र प्रधान को देखकर बीजेपी को शायद, क्योंकि वो लगते थे कैंडिडेट हैं, सीएम कैंडिडेट। देखिए, कुछ हद तक मैंने हाल ही में 6 महीने पहले संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, बरगढ़, झारसुगुड़ा, ये सब डिस्ट्रिक्ट घूमा था। हाँ, काफ़ी लोगों की उम्मीद थी कि हम अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो धर्मेंद्र प्रधान सीएम बनेंगे। थी, मैं ये मना नहीं करूँगा, जनरल फीलिंग थी। ऐसा डायरेक्टली घोषित नहीं किया गया था, बट बहुत सेंट्रल नेता जो आए थे इलेक्शन के टाइम में, ये बात उन्होंने इनडायरेक्टली बोली थी। मेजर स्कीम्स भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही अनाउंस की थी। देखिए, कोई पर्सन इंडिस्पेंसिबल नहीं है। मैं यही बोलूँगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान बनते, ही वुड हैव हिट द फ्लोर रनिंग। वो आते ही काम शुरू करते। धर्मेंद्र प्रधान अगर होते तो आते ही ज़मीनी स्तर पे वो दौड़ते दौड़ते ही आते। कुछ स्तर पे जल्दी काम होता, पर मुझे नहीं लगता है वो जो स्पीड पेस आप पकड़नी थी, मुझे लगता है मोहन मांझी जी ने 3 महीने में पकड़ ली। हाँ, एक बात होती, अगर हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान होते, क्योंकि उनके सेंटर में इतने कॉन्टैक्ट हैं, इतने दिन मंत्री रह चुके हैं, बड़े दिन पार्लियामेंट्री रहे हैं, उसमें थोड़ा। पर मुझे जो लगता है, मोदी जी बहुत खुश हैं मोहन मांझी जी से। मुझे नहीं लगता है, बार बार उनको बुलाते भी हैं, आते भी हैं। जितने स्टेट विजिट्स हुई हैं, महामहिम की हुई हैं, मोहन मांझी अपना इनकी प्रधानमंत्री की हुई हैं, पहले ऐसी स्तर पे कभी नहीं हुई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि डबल इंजन सरकार अगर ये है। पर हाँ, अभी भी बहुत इनका धर्मेंद्र जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से बैठ के, कितनी स्कीम अनाउंस की हैं, और उड़ीसा मोस्ट फेवर्ड है। हमारे रेलवे मिनिस्टर भी उड़ीसा को अगर देखा जाए तो मेजर अगर कोई काम हो रहा है तो उड़ीसा में हो रहा है, और उनको रेवेन्यू भी मिलती है, खाली ये बात नहीं है। तो हाँ, काफ़ी लोगों की उम्मीद थी कि धर्मेंद्र प्रधान बनेंगे। कुछ वो लोग तो बोलते विश्वासघात किया है, पर ये गलत है। पार्टी ने जो वो एमपी बन के चुन के गए थे, उनको एमपी बनना था, वो मोदी जी का प्रेरोगेटिव था, और उड़ीसा की जनता चाहती थी, इन्होंने वोट दिया है, और यहाँ का कोई एमएलए बनेगा। सीएम जो बना है, मुझे लगता है प्रतिक्रिया ठीक थी। अच्छा, करप्शन के बारे में बात करें तो कितना करप्शन? काफ़ी हद तक। देखिए, अभी जहाँ तक है, एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंटर है कि उड़ीसा में मिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि फ़ंड आते नहीं थे, मैक्सिमम उसको डाइवर्शन करप्शन होता था। पिछले 1 साल में हमने देखा है बहुत सारे बिग टिकट भी कि कोई नहीं बचा, पीएन से लेके आईएएस ऑफिसर तक, ठीक है। इस चीज़ में मोहन मांझी जी को फुल मार्क्स मिलते हैं। अभी डर है सरकारी अमला तंत्र में, सरकारी इसमें पॉलिटिशियंस भी हमने देखा है। पहले जो सब पिछली सरकार में जो हो रहा था भाई भतीजावाद, इस सरकार में वो नहीं देखने को मिलता है। काफ़ी हद तक, बहुत बड़े हद तक करप्शन को चेक किया गया है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बंद होगा।